हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज टीचर। सो एज प्रीवियस क्लास पार्ट फोर्थ में हमने पढ़ा था FW टेलर के दिए हुए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और इस पार्ट फिफ्थ और जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, चैप्टर को हम खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए थे FW टेलर ने। तो फोकस करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वो कौन कौन से साइंटिफिक टेक्निक थे विच आर बीइंग गिवन बाय FW टेलर। और एक और पॉइंट पे फोकस करेंगे कि टेलर और फेयोल के बीच क्या डिफरेंशिएशन था, कि भाई टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और जो इन्होंने दिए थे 5 प्रिंसिपल्स, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंशिएशन था। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक है हमारा साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। मैंने कुछ कीवर्ड्स पहले से ही बना लिए हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है इसी कारण से मैंने पहले से ही ये सब लिख रखा है। चलिए, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। तो पहला टेक्निक क्या है ये समझिए, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप समझते हो आप? पहले क्या है? फंक्शन का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब आप समझिए, जैसे देखो, एक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स है, कोई मार्केटिंग है, कोई HR है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो डिपार्टमेंट नहीं होगा, अब हम डिपार्टमेंट वाइज क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वर्क कर देते हैं। तो क्या है, प्लानिंग का काम क्या है, सिर्फ प्लानिंग करना। प्रोडक्शन टीम का काम है सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना। सेल्स का काम है सेल्स के ऊपर फोकस करना। वरना क्या होगा, हैजल क्रिएट हो जाएगा। अब भाई सेल्स वाला बंदा है, उसको आप प्लानिंग भी दे दोगे, HR भी दे दोगे, प्रोडक्शन भी दे दोगे, तो क्या वो बंदा परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है कि डिवीजन करो किसमें, अपने पूरे फैक्ट्री को डिवाइड कर दो इन 2 डिपार्टमेंट्स में। अब तो बेसिकली जो लेटेस्ट टेक्निक जो आ रही है इसमें क्या है, अलग अलग कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग डिपार्टमेंट है, ये सब क्या है, ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं। पर जो FW टेलर ने दिया था उसमें क्या था, डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, दैट वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, जहां पे हमारी बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अब प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का मेन काम क्या होता है ये समझ लेते हैं एक बार। भाई ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, इनका मेन फोकस होता है पॉलिसीज बनाना। इनका मेन फोकस होता है पॉलिसीज बनाना, या फिर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देना। किसको? जो उनके मिडिल लेवल स्टाफ हैं। ये कौन है? प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं बेसिकली। तो इनका काम क्या होता है, थिंक इन एडवांस। वो पहले से ही आने वाली अनसर्टेनिटीज को सोचते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आता है इन फ्यूचर, या हमें अभी कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, रिसोर्सेज कहाँ से लेके आने हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएगा, हम फंड्स को कैसे, फिर हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं इनको डिविडेंड कैसे देंगे, है ना। ये सब किसका काम है? ये सब काम प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम ये सब नहीं है, उसको सोचना नहीं है, उसको बस क्या करना है, उसको क्या करना है कि जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस या जो भी हमें काम मिला है, किससे, जो भी हमें वर्क मिला है प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से या फिर टॉप लेवल की ओर से, उसको प्रॉपर क्या करना, कैरी फॉरवर्ड करना वर्कर्स के पास, और उस काम को इम्प्लांट करना, फोकस करना कि हाँ भाई अब ये काम हमें कराना है। प्रोडक्शन प्रॉपर हमें काम करके देना है भाई साहब, है ना। जैसे मान लो प्लानिंग में क्या है कि भैया रॉ मटेरियल आ गया, ये लीजिए अब आप काम करिए। प्रोडक्शन वाले काम क्या है कि उस रॉ मटेरियल को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाना। चलिए, अब बेसिकली क्या रहा है यहाँ पे कि वर्कर्स मस्ट फील फ्री फ्रॉम प्लानिंग बर्डन। ये क्यों आया? क्योंकि भाई जो वर्कर्स थे, अब आप देखो वर्कर कौन होता है, कहीं ना कहीं वो हाईली एजुकेटेड तो है नहीं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान तो है नहीं, वो है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है काम का, है ना, उसको प्लानिंग करना नहीं आता, है ना, उसको स्टडी करना नहीं आता, उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको प्लानिंग का काम भी दे दोगे तो ही फील बर्डन। उसको क्या होगा, उसको ना बोझ लगेगा काम, यार मुझे ही सोचना है और मुझे ही अपने मन से करना है। तो कहीं ना कहीं वो डरेगा, उसके मन में डाउट्स होगा कि यार नहीं यार, क्या पता मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम गलत है कि सही है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। तो जो नॉलेज वाला काम है वो कौन करेगा? प्लानिंग वाला। और बाकी क्यों करते हैं ये सब कुछ? क्योंकि वर्कर्स को फील फ्री हो, वो ना आज़ाद फील करें, उनको जो काम मिला है बस वो काम करना है उनको। वो फिजिकल काम के लिए एक्टिव हैं, वो फिजिकल काम के लिए क्या है, कैपेबल है, नॉट फॉर मेंटल वर्क। मेंटल मतलब क्या? प्लानिंग के लिए।
नेक्स्ट कह रहा है आपको फोकस ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी ओनली। भाई जो हमारे वर्कर्स हैं, ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप की जो टेक्निक थी विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, उन्होंने ये कहा कि जो बंदे प्रोडक्शन में हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन की एक्टिविटी पे फोकस करें, और जो प्लानिंग में है वो नई नई टेक्निक्स, नए नए मेथड्स, है ना, स्टैंडर्ड टाइम, कॉस्टिंग निकालना, ये सारे कामों के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि वन इज नॉट बेस्ट इन ऑल द वर्क। किसने कहा था ये? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था। भी देखो, जो एक इंसान है वो हर एक काम में बेस्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है भाई, मैं बिजनेस स्टडीज में बेस्ट हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में बेस्ट हूँ, मैं अकाउंट्स में बेस्ट हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आता है, मुझे बायो भी आता होगा, है ना, मुझे हिस्ट्री सिविक्स भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन इज नॉट बेस्ट इन ऑल द टाइप ऑफ वर्क। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, 8 डिवीजन करे। क्या करे? 8 टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट लेके आए। 8 अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स को उन्होंने कहाँ पे रखा? फैक्ट्री के अंदर रखा। मतलब कि 8 तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी, जैसे कि एक मेथड बताएगा, एक प्रॉपर जनरल गाइडलाइंस देगा आपको, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताएगा आपको, एक प्रॉपर आपके मशीन अगर खराब हो जाती है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी लेगा। तो इस तरह के अलग अलग उन्होंने 8 सेपरेट डिविजन्स बना दिए एक फैक्ट्री के अंदर। अब आगे उसको फोकस करते हैं कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो है ना, लिखा ना, वन इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑल टाइप ऑफ वर्क, सो टेलर स्ट्रेस्ड ऑन मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट, या फिर आप कह लो फंक्शनल एक्सपर्ट्स, जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, या फिर आप कह लो एक तरीके से प्लानिंग की एक्टिविटी में क्या हो, एक्सपर्ट हो। अलग 8 अलग तरह के आपने एक्सपर्ट्स को रख दिया कि अब अगर किसी वर्कर को कुछ जानना है तो ये भैया आप देख लो कि आपको किस तरह का नेचर ऑफ वर्क है और उस एक्सपर्ट के पास आप चले जाओ, है ना। जैसे देखो, अब एक डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर मान लो जनरल मेडिसिन का डॉक्टर है तो ठीक है। अदरवाइज मान लो आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे? न्यूरो वाले के पास जाओगे, है ना। एक आपके मान लो पेट में दर्द हो रहा है तो आप किसके पास जाओगे? जनरल फिजिशियन के पास जाओगे। अगर मान लो आपका पैर हाथ टूट गया, आपके देह हाथ में दर्द है तो आप किसके पास जाओगे? ऑर्थो के पास जाओगे, है ना। तो इस तरह की चीजें कौन है? वो सब स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने अलग अलग वर्क में या फिर अपने अलग अलग फील्ड्स में। तो ये कहा था किसने? साइंटिफिक टेक्निक जो दी थी किसने? एफ.डब्ल्यू. टेलर की। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसको देखिए आप इस चार्ट को देखिए जरा, इस टेबल को। कह रहा है कि भाई एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसके अंदर 2 लोग आते हैं। कौन? प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। कौन आता है? प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। अब उसका ये कहना था, प्लानिंग के अंदर 4 लोग, 4 स्पेशलिस्ट हैं, और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 स्पेशलिस्ट हैं। मतलब कि वो 4 लोग हैं जो प्रॉपर प्लानिंग को देखेंगे। और ये सब किसके अंडर में है? फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में है ना। और कोई अगर वर्कर है वो सबसे कनेक्टेड है। देखो आप, वर्कर सबसे कनेक्टेड है। अगर मान लो वर्कर को प्रॉब्लम हुआ किससे? रूट वाले से। उसको जानना होगा कि मुझे किस तरह का काम करना है तो वो रूट वाले के पास जाएगा, है ना। उसको मान लो स्पीड की प्रॉब्लम है या उसको रिपेयर करना है, उसको क्या करना है? उसको अपनी मशीन का रिपेयर करना है, मशीन खराब है तो वो किसके पास जाएगा? रिपेयर बॉस के पास जाएगा, है ना, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में जो होगा। चलिए आप समझते हैं क्या कह रहा है। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग हैं अलग अलग, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम क्लर्क और डिसिप्लिनरी क्लर्क। अब क्या होता है ये समझिए, रूट क्लर्क। अब ये जो रूट क्लर्क है ये क्या बताता है? ये बताता है अलग अलग मेथड्स या कह लो आप वेज ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। भाई रूट क्लर्क क्या होता है? ये आपको तरीके बताएगा कि आप अगर किसी काम को कर रहे हो इसको कैसे स्टेप्स में डिवाइड करके करना है आपको, है ना। ये क्या करेगा यहाँ पे? स्टेप्स में, स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग द जॉब। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन, देखो नाम में ये इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइंस देना, उनको बताना कि आप जो काम कर रहे हो इस काम में क्या है। भाई देखो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको फॉलो करो। जैसे कि मान लो एक इंसान है, एक पर्सन ए है, ठीक है ना, पिंटू नाम है, वो व्यक्ति को मशीन चलाता है। तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम है इसको बताना पहले कि देखो भाई ये मशीन है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हाईली मतलब वोल्टेज है, तो देखो भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप फटाक से यहाँ से इसको बंद कर दोगे तो ये चीज़ यहाँ से बंद हो जाएगा, है ना। तो क्या उस मशीन से रिलेटेड गाइडलाइंस देना, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देना, वो कौन करता है? इंस्ट्रक्शन क्लर्क करता है। नेक्स्ट टाइम एंड स्लॉट क्लर्क। टाइम एंड स्लॉट क्लर्क का काम क्या होता है? वो ये देखता है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है और उसको करने में
एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा, एक स्टैंडर्ड आप ये समझ लो एक मिनिमम टाइम और एक मैक्सिमम टाइम किसी भी काम को परफॉर्म करने में कितना लगता है वो वर्कर को बताना कि देखो भाई ये जो काम है, ये जो एक्टिविटी है, उसको मिनिमम आप मतलब अगर आप अच्छे से करोगे ठीक तरीके से तो लमसम आधा घंटा लग जाएगा आपको। जैसे मान लो मुझे ये क्लास लेने में 1 घंटा लग चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड टाइम है 1 आवर। अगर 2-4 मिनट ऊपर जाता है तो ठीक है, 2-4 मिनट नीचे आता है तो बेस्ट है ना। लेकिन क्या है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटा लग गया, 3 घंटा लग गया। तो स्टैंडर्ड टाइम बताता है टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। चलिए, डिसिप्लिनरी काम क्या होता है, ये देखता है डिसिप्लिन को कि आप जो काम कर रहे हो वो आप ठीक से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रॉपर वेस्टेज कर रहे हो, आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, है ना, आप मशीन को खराब कर रहे हो, आप बैठ के बातें बना रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, आपको फॉलोअप करता है, आपको देखता है, आपके ऊपर कंट्रोलिंग की एक्टिविटी कौन करता है, ये डिसिप्लिनियन। समझ गया बात को, एक तरीके से सुपरवाइज करता है आपको देखना कि आप जो काम कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर डूइंग इट इन द बेस्ट वे, यू आर डूइंग इट इन द बेस्ट वे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन की एक्टिविटी के अंदर भी 4 लोग हैं। कौन कौन? 4 तरह के बॉस होते हैं। नंबर 1 गैंग बॉस, नंबर 2 स्पीड बॉस, नंबर 3 क्या है, रिपेयर बॉस, एंड नंबर 4 इंस्पेक्टर होता है। अब देखो क्या है, गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब होता है द वन हु अरेंज ऑल द मशीन टूल्स विच आर बीइंग रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब ये सारे मशीन्स को, टूल्स को अरेंज करता है कि भाई जिन जिन चीज़ों से हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है प्रोडक्शन की, उन सबको अरेंज करना का काम किसका होता है, गैंग बॉस का। नेक्स्ट स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस क्या देखता है, स्पीड बॉस का काम क्या होता है तरीके से कि आपको देखना कि आप जो काम कर रहे हो, यू आर मतलब द वर्क विच यू आर परफॉर्मिंग, वो आप सही समय पे करो। जो स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पे आप उसको करो। ये काम कौन देखता है, स्पीड, है ना। एक प्रॉपर स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मान लो आपको 12 घंटे का काम मिला है, तो इसका काम क्या है स्पीड बॉस का, कि ये देखेगा वर्कर जो है वो उस काम को 12 घंटे में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। टाइम की एफिशिएंसी चेक करता है कौन, स्पीड बॉस, ठीक। नेक्स्ट रिपेयर बॉस। अब देखो नाम में ही रिपेयर, अगर कोई मशीन, जो गैंग बॉस जो आपको टूल और मशीन्स वगैरह देते हैं या जो भी आप मशीन ऑपरेट करते हो, अगर उस मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हैजल क्रिएट होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, तो आप किसके पास जाओगे, रिपेयर बॉस के पास जाओगे। भाई देखो ऐसा ऐसा है, ये मशीन मेरी खराब हो गई, आप इसको एक बार ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि इसके कारण मेरी प्रोडक्शन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक, चलिए। इंस्पेक्टर, देखो जैसे देखो यहाँ पे कौन था, डिसिप्लिनियर, वहाँ पे कौन है, इंस्पेक्टर। वो एक तरीके से इंस्पेक्ट करता है, देखता है, वो प्रोडक्शन में देखता है और ये प्लानिंग में देखता है। वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी, वो फैक्ट्री के अंदर जो ऑनगोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें वो देखेगा क्या, कि आप जो वर्क परफॉर्म कर रहे हो वो ठीक से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब आप सही टाइम फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप एक अप्रोप्रिएट मैनर में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक बेस्ट वे में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये कौन देखता है एक तरीके से, इंस्पेक्टर, द वन हु इंस्पेक्ट ऑल द एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री। होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ये किसने कहा था, FW टेलर ने कहा था फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड क्या है, देखिए आप वहां पे टेक्निक, सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मतलब हर काम को करने का एक बेस्ट वे होता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर भी, कि हर काम को FW टेलर ने प्रॉपर फोकस किया है किस चीज में, कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। तो ये उसी चीज की बात कर रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस ऑन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, कि आप जो काम कर रहे हो उसको डूइंग इट इन द बेस्ट वे, डूइंग इट इन द बेस्ट वे। द वन हु इज परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ टास्क, आइदर दैट वाज प्लानिंग और प्रोडक्शन रिलेटेड, यू आर डूइंग इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आप करो, अच्छे से करो और ऐसे करो कि कम से कम आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अच्छा आउटपुट दो। समझ रहे हो? ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो, राइट सिलेक्शन ऑफ मेथड टूल्स फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। कह रहा है कि आप जो वर्क कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को आप सही तरीके से करें, सही मेथड को फॉलो करें,
प्रॉपर गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, प्रॉपर स्टेप्स को आप फॉलो करें टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क। समझ गए? सही टूल्स का आप इस्तेमाल करें। मान लो आपकी कार पंचर हो जाती है, तो आपको पता है ना स्टेपनी से ठीक से करना है। आपको अगर वो स्टेपनी को यूज़ करना ही नहीं आएगा, आप उसको कहीं से भी घुमाओगे, तो क्या आप कार को ठीक से कर सकते हो? क्या आप अपने टायर को चेंज कर सकते हो? नहीं ना। अगर आप कर भी लोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आप थक भी ज़्यादा जाओगे, कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी खराब होगी, आप इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाओगे, है ना, और रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो, मेंटेन क्वालिटी। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है ना क्वालिटी को मेंटेन करना। क्वालिटी फॉर व्हाट? क्वालिटी फॉर व्हाट? क्वालिटी मीन्स एक तरीके से, जैसे कि मान लो नाइकी है, भाई नाइकी के जूते सब जानते हैं कि अच्छे जूते हैं। क्यों? क्योंकि उसने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। नाइकी ने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, किसमें? अपने साइज में, अपने टाइप में, अपने कलेक्शन में, अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, एक तरीके से अपने वेट में, है ना। न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं वो फोकस कर रहे हैं किस पे? एक तरीके से मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। कहते हैं ना यार भाई नाइकी के जूते हैं यार, भाई बढ़िया जूते होंगे। क्यों हम नाइकी के जूते को अच्छा क्यों बोलते हैं बताइए, और आप लेंसर को खराब क्यों बोलते हैं बताइए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंसर शूज एंड नाइकी शूज? या आप मान लो नाइकी के जूते मान लो आप, या आप मान लो एशियन कंपनी के जूते, या फिर स्पार्की के, कैंपस के, कोई से भी। भाई एक जूता 10,000 15,000 में आता है, एक का जूता 1500 या 2000 में आता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि दोनों के क्वालिटी में फ़र्क है, दोनों के क्वालिटी में फ़र्क है। उनका वेट, साइज, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन जो वो कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। एप्पल आईफोन्स में और सैमसंग के फ़ोन में, या फिर लावा, कार्बन, ओप्पो, वीवो में क्या फ़र्क है? स्टैंडर्ड का ही तो फ़र्क है ना। तो वो स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर एक चीज़ में क्वालिटी मेंटेन करना, चाहे वो क्वालिटी किससे हो, साइज, टाइप, वेट, क्वालिटी तो है क्वालिटी, है ना। अच्छा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो कि एक प्रॉपर क्या करना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, एक प्रॉपर बॉन्डिंग या कोऑपरेशन मेंटेन करना बिटवीन द मैन एंड मटेरियल। मैन एंड मटेरियल या फिर मैन एंड मशीन, मैन एंड मशीन के बीच एक प्रॉपर क्या करना, एक बैलेंस मेंटेन करना ही इसमें होता है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट कह रहा है ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक तरीके से भाई यूनिफॉर्म वो चीज़ आपको मेंटेन करनी है जैसा आपसे कहा गया है। कहते हैं स्कूल में ठीक से आओ बेटा, प्रॉपर टाई लगाओ, प्रॉपर बेल्ट लगाओ, प्रॉपर शूज़ पहनो। तो कहीं ना कहीं क्या करना, आपको मेंटेन करना है यूनिफॉर्मिटी इन द स्कूल। स्कूल में जो प्रॉपर गाइडलाइंस दिए गए हैं आपको, उसको आपको मेंटेन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड साइंटिफिक टेक्निक क्या है? वर्क स्टडी। देखो नाम में ही है वर्क स्टडी। वर्क माने काम, स्टडी माने उसकी समझ, पढ़ाई करना। तो भाई काम की समझ रखना। अब भाई उसमें क्या है, काम की पढ़ाई करना। इसमें आप बेसिकली किस पे फोकस करते हो? वर्क स्टडी में आप फोकस करते हो कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो, चाहे वो फिर प्लानिंग की एक्टिविटी हो, वो आप कैसे करो, एक तरीके से आप मिनिमम कॉस्ट लगा के आप किसी भी काम को करते हो ना। देखो आपने किसी काम को किया है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का क्या करा, वेस्टेज कर दिया। तो वो काम अब भले आपने कितने भी अच्छे से कर लिया हो, पर वो गलत है, वो एफिशिएंट नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने रिसोर्सेज को क्या करा है, अंडर यूटिलाइज कर दिया ना आपने। इसमें क्या कह रहा है वो, इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन। हमें क्या करना है, प्रोडक्शन मैक्सिमम लेके जाना है विद मिनिमम कॉस्ट, है ना। जैसे कि मैंने बोला आपको, आप कोई भी काम करते हो, डूइंग इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आप किसी भी काम को करो, बहुत अच्छे से करो, और ऐसे करो कि आपका कम से कम पैसा खर्च हो। जैसे कि मान लो, जैसे कि आजकल नया कॉन्सेप्ट है ना, स्मार्ट स्टडी करो आप। अभी मैं ऑनलाइन क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, स्मार्ट स्टडी के लिए ना, कि आप अपने घर बैठ के पढ़ लो। इसीलिए तो कि मैं कर रहा हूँ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में। आप मान लो कहीं दूर से आओगे पढ़ने के लिए, यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाने वाला है यहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे फोकस कर रहा है ना। चलिए अब इसके अंदर प्रॉपर 4 पार्ट्स थे, कहते हैं फटीग की स्टडी, मेथड की स्टडी, टाइम की स्टडी एंड मोशन की स्टडी। अब देखो फटीग की स्टडी का मतलब क्या है? फटीग की स्टडी का मतलब ये है कि व्हेन अ वर्कर इज परफॉर्मिंग अ सर्टेन टास्क, तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी वर्कर से 8 घंटे लगातार काम कराओगे तो वो थक जाएगा। ही नीड सम काइंड ऑफ रेस्ट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर आपको एक डिफरेंस, एक टाइम ड्यूरेशन आपको सेट करना पड़ेगा, कितने कितने टाइम के बाद आपको रेस्ट इंटरवल देना है। क्या देना है आपको? रेस्ट इंटरवल देना है टू वर्कर, जिससे कि वो दोबारा से अपनी एफिशिएंसी को गेन कर सके, दोबारा से एनर्जी को गेन कर सके। तभी देखो स्कूल में क्या होते हैं, लंच ब्रेक्स होते हैं,
कॉलेजेस में भी लंच ब्रेक होते हैं। आप देखो, मान लो अगर आप सुबह से लेकर शाम तक का, अगर आप मान लो जैसे भी वनडे मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो देखो क्या है, वर्ल्ड कप में भी बीच में देखो ड्रिंक्स का टाइम होता है, लंच ब्रेक होता है ना। जब एक टीम खेल के वो अपना ड्यूरेशन पूरा कर लेती है 50 ओवरों का, तो भी एक ब्रेक मिलता है आपको। वो सब ब्रेक क्यों होता है? बेसिकली वो ब्रेक इसीलिए होता है जिससे कि आप दोबारा से अपनी एनर्जी को गेन कर सको। ठीक, नेक्स्ट, तो देखो इसमें क्या था, टू सेट रेस्ट इंटरवल, इसमें आपको रेस्ट इंटरवल सेट करना है। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, एक काम को करने के 2 से 3, 4 या 5 कितने भी मेथड हो सकते हैं। मे बी मान लो 2 से 3 मेथड तो बेसिकली होते ही हैं किसी भी काम को या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आपको फाइंड आउट करना है, उस मेथड की एनालिसिस करना है कि आपको कि विच मेथड इज बेस्ट, इनमें से कौन सा मेथड हमारे काम को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट है। जैसे कि मान लो 4 तरह के बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मुझे एक ही काइंड ऑफ अप्रोच सब पे इम्प्लांट नहीं करना है। मुझे देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा किस कैपेसिटी का है, उसका जो ब्रेन है वो किस कैपेसिटी का है ना। उसके अकॉर्डिंग मैं उस पर अपने टेक्निक्स एंड मेथड्स को अप्लाई करता हूँ पढ़ाने के। ठीक, चलिए ये क्या कह रहे हैं, देखो द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी टास्क, द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी टास्क। नेक्स्ट है देखो टाइम की स्टडी करना। टाइम की स्टडी का मतलब वही सेम है जो पीछे आपने पढ़ा था, है ना, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, टाइम क्लर्क वाला से सीन। तो उसमें क्या देखना आपको कि हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो टेलर फोकस ऑन टाइम स्टडी, कि आप पहले देखो कि आप जो काम कर रहे हो तो क्या आप इस काम को गिवन टाइम से पहले कर सकते हो इन द बेस्ट वे, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, आप उस काम को विद इन दैट स्टैंडर्ड टाइम कंप्लीट कर दो। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियल या फिर मशीन रिसोर्सेज, कोई से भी हो। नेक्स्ट मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, मोशन का मतलब ऐसे मान लो अब मैं आपको वीडियो में क्या है 30 मिनट की मेरी वीडियो होती है, 20 to 25 मिनट्स की मेरी वीडियो होती है। अब मैं पूरे टाइम में आऊँ, देखो बेटा मोशन स्टडी ऐसा होता है कि फिर मैं आपसे फालतू बातें करूं, है ना, मैं आपको कमेंट्स पढ़ के दिखाऊं बच्चों के, मैं आपको अदर चीज़ें बताना स्टार्ट कर दूं, तो वो कब क्या है, मैं कहीं ना कहीं आपके टाइम को वेस्ट कर रहा हूं, यही तो मैं कर रहा हूं। तो मोशन स्टडी के अंदर यही है कि जो वर्कर्स हैं आपके पास, उनको देखना कि वो जो काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव वर्क में कितना टाइम लग रहा है और अनप्रोडक्टिव टाइम कितना वो खराब कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसी चीज़ को आपको फोकस करना है कि प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है कि किस टाइम में ज़्यादातर जो वर्कर होते हैं वो अपने काम को छोड़ के कुछ और काम में लग जाते हैं। जैसे कि मान लो आप घर बनवा रहे हो, बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जो लेबर लोग होते हैं वो हर 1 घंटे बाद आप देखना वो खैनी लेके चले जाते हैं खाने के लिए, वो सिगरेट जला लेते हैं, वो बीड़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो क्या, अब बताओ वो 1 गिलास पानी पीने के लिए गया, 15 मिनट में आया, तो उसने 15 मिनट क्या करा, नॉन प्रोडक्टिव वर्क ही तो करा। तो यही देखना होता है कि जो वर्कर्स आपके पास हैं वो कितने टाइम नॉन प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव वर्क में वेस्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ जो आपका टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक विच आर बीइंग गिवन बाय F.W. टेलर। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये सारी टेक्निक मॉडर्न टेक्निक्स हैं या साइंटिफिक टेक्निक हैं जो कि टेलर ने दिए थे, और मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स थे जो आपके हेनरी फ्योल ने दिए थे। कहीं ना कहीं वो थोड़े हिस्टोरिकल थे, वो कहीं कहीं क्या थोड़े पुराने थे, वो मैनेजर की एफिशिएंसी के ऊपर थे। किस पे थे वो, मैनेजर की एफिशिएंसी का। और ये किसके ऊपर होते हैं, ये वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है। अभी देखो डिफरेंशिएशन में भी हम देखेंगे इस चीज को। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इसका क्या मतलब है भाई, जाहिर सी बात है आपको ये देखना है, जैसे मान लो मेरे पास 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, एक बच्चा डेली मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक बच्चा डेली होमवर्क बना के लेके आ रहा है, एक बच्चा क्या उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो कर रहा है नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूँगा आप मुझे बताओ। तो द वन हु इज़ मोर पेइंग अटेंशन ऑन मी, वो बच्चा जो मुझे ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा होगा मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा एज कम्पेयर टू दैट अदर वन, है ना। तो यही चीज़ में भी कह रहा है कि जो एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट लेबर है, तो कहीं ना कहीं जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो मुझे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, जो मेरे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करके दे रहा है, तो मैं उसको ज़्यादा वेजेस दूंगा एज कम्पेयर टू अदर वन जो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये तो हर जगह होता है ना, जो एफिशिएंट होता है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, तो जो एफिशिएंट पर्सन है उसको रिवार्ड देना जिससे कि वो और मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करे। अब मान लो
जैसे देखो क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको रिवार्ड देते हैं ना, हम उसको क्या देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत की है एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस ऑन द क्लास या अदर स्टूडेंट ऑन द क्लास। आगे तो क्या कह रहा है, पेइंग डिफरेंट वेजेस टू एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर। अभी मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग वेजेस देना किसको, एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट वर्कर को। एफिशिएंट कौन, जो अपने टास्क को स्टैंडर्ड टाइम में कर रहा हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा हो, बेस्ट वे में कर रहा हो। नॉन एफिशिएंट कौन, जो अनप्रोडक्टिव वर्क में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा हो, अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, चीज़ों को वेस्ट कर रहा हो, रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहा हो, तो उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वेजेस और सैलरी पेड टू एफिशिएंट वर्कर। अभी मैंने बताया आपको वे ऑफ मोटिवेशन, कहीं ना कहीं ये सब क्या है, एक वे ऑफ मोटिवेशन है। सैलरी या कंपनसेशन या बोनस या रिवार्ड या आप कुछ भी कह लो, सर्टिफिकेट कुछ भी कह लो आप, ये सब क्या है, एक वे ऑफ मोटिवेशन है। आप अगर टाइमली क्या दोगे, इन सब चीज़ों को दोगे, जो एफिशिएंट वर्कर हैं तो वो आपके लिए और ज़्यादा क्या करेंगे, एफिशिएंसी देंगे, और ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करके देंगे आपके लिए, और ज़्यादा आपके लिए अच्छा आउटपुट देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रिंसिपल कह रहा हूँ, नेक्स्ट जो फिफ्थ टेक्निक है वो है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मेंटल सेटिस्फैक्शन। मेंटल सेटिस्फैक्शन जो मैनेजमेंट देता है किसको, अपने वर्कर्स को, कि ठीक है आप इस काम को करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, अगर कोई गलती भी होता है तो हम आपका पूरा साथ देंगे, डोंट वरी, आप बस इस काम को करो। तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, वो जो बंदा है, वो जो लेबर है, वो मोटिवेट होगा, कि हाँ यार मैनेजमेंट मेरे साथ है, या मैनेजर मेरे साथ है, मेरे साथ अच्छी कोऑपरेशन बन रही है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है उस काम को करने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी आपके पास से भागेगा नहीं। लेबर टर्नओवर नहीं होगा आपके यहाँ से। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि कोई लेबर आया, 1 महीने काम किया, भाग गया, तो आपके पास तो रुका नहीं। आप अगर नए नए लेबर्स को बार बार ट्रेनिंग दोगे, बार बार काम सिखाओगे, वो उसी काम को नए नए लेबर आके करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो वेस्टेज ज़्यादा करेंगे ना सीखने में। और जो ओल्ड वन है, अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा सैलरी दोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो और अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसने सीख तो लिया है ऑलरेडी आपका काम, अब तो वो आपको आउटपुट देगा ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, देखो कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो बिटवीन वर्कर और मैनेजमेंट, इससे क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, इससे क्या होता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। भाई कोई वर्कर आपको कोई नया आइडिया दे रहा है तो आप उसको क्या करो, मोटिवेट करो, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इस चीज़ पे पूरा ध्यान देंगे, तो वो कहीं ना कहीं इनिशिएट लेगा नेक्स्ट टाइम से भी, आपको बताएगा नए नए सोल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो बेसिकली ये कुछ 5 टेक्निक्स थे विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय टेलर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हमें दिए थे, जो हमने कल पार्ट 4 में पढ़ा था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे थे। तो देखो सबसे पहला फ़ायदा मैंने आपको यही बताया, इसने किस पे फोकस किया, वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर। किस पे फोकस किया था, वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर। तो पहला देखो क्या कह रहा है ये, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। वर्कर मतलब क्या, वर्कर्स का होगा तो मैनेजमेंट का भी एफिशिएंसी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है किसकी, बिजनेस की। मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे वो, हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल हेल्प करता है किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाने में, है ना। नेक्स्ट, मेंटल अंडरस्टैंडिंग किसको, वर्कर को, किसको, वर्कर्स को देता है क्या, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, जो मैनेजमेंट उनसे उनको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, टाइम टू टाइम क्या देना उनको, ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट जो क्या कर रहा है, अब देखो अगर आप उनको ट्रेनिंग दोगे, काम को वो सीखेंगे तो उस काम को वो अच्छे से करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या, उनकी अर्निंग ज़्यादा। जो एफिशिएंट स्टाफ है, हमने पढ़ा था ना अभी, जो एफिशिएंट स्टाफ है उनको ज़्यादा रेट देना, उनको ज़्यादा सैलरी वेजेस देना, किसको, जो एफिशिएंट स्टाफ्स होते हैं, जो एफिशिएंट हैं, जो एफिशिएंट है उनको ज़्यादा क्या देना, सैलरी और वेजेस देना। नेक्स्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, जो वर्कर हैं और उस मैनेजमेंट दोनों के बीच क्या हो, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो उनके बीच में। तो दीज आर द 5 और 6 एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल विच आर बीइंग गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब हम फोकस करेंगे किस पे, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वन इज टेलर और फेयोल के बीच में
जो प्रिंसिपल्स थे इसके, देखो टेलर के कितने थे, देखो 5 प्रिंसिपल्स थे, इसके देखो 14 प्रिंसिपल हैं, इनके बीच बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या था। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था टेलर ने फोकस किया था किसके, वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर, किसके, वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर, बट जो फेयोल था वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लेके आया था, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था भाई देखो मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर उसने फोकस किया था, किसकी, मैनेजर की एफिशिएंसी। नेक्स्ट उसने कहा था, किसने, टेलर ने कहा था कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, क्या होता है, एक बेस्ट वे होता है, उस पर फोकस किया था। इसने क्या कहा था, देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजर, मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर बात हुई थी, हेनरी फ्योल ने कहा था। नेक्स्ट टेलर ने कहा था एलिमिनेट करो किसको, वेस्टफुल मूवमेंट को, वेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करो, जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, जो वर्कर्स आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करो इन द प्रोडक्टिव टाइम। बट जो फेयोल था इसने क्या दिया था, देखो बस खाली प्रिंसिपल दिए थे, किसके लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए, कि आप चीजों को कैसे मैनेज करोगे उसके ऊपर उसने कुछ प्रिंसिपल दिए थे। ये सेम है, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हो, ये बेस्ट है, सबसे इजी है, जिसे आप आसानी से याद भी कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। नेक्स्ट साइंटिफिक टेक्निक थी इसके, और इसके क्या जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल था। भाई इसमें क्या था, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, ये जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये मोटिवेशन पे काम कर रहा था, और ये किस पे, देखो मोटिवेशन पे दोनों काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो देखो दोनों का था, टेलर भी मोटिवेशन को फोकस कर रहे थे और फ्योल भी कर रहे थे, बट इनका साइंटिफिक था और इनका थोड़ा सा जनरल मोटिवेशन था, कॉमन वाला, है ना। नेक्स्ट स्पेशलाइज सिचुएशन के ऊपर आई, क्या है स्पेशलाइज सिचुएशन, जो क्योंकि देखो फ्यूचर जो है आपका अनप्रिडिक्टेबल है, कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल आपका फ्यूचर है, तो आप इसके ऊपर वो फोकस कर रहा था कि जो नए नए सिचुएशंस आने वाली हैं, जो नए नए सर्कमस्टांसेस अराइज होंगे बिजनेस में, उसके ऊपर ये साइंटिफिक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। बट इन्होंने क्या दिया था, फ्योल ने, इन्होंने कहा था भाई हमारे प्रिंसिपल कैसे हैं, यूनिवर्सल इन नेचर, कैसे हैं ये, यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस इन नेचर है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर लो, ये काम कर जाने वाले हैं। बट ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, देखो कोई भी प्रिंसिपल रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता, क्या, कोई भी प्रिंसिपल रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता है। देखो इस कट को मैंने कट लगाया क्यों, कोई भी चाहे वो टेलर हो चाहे फ्योल हो, दोनों के प्रिंसिपल आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो ये पॉइंट आप बुक से कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना। चलिए, होप आपको ये कुछ डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा टेलर और फ्योल के बीच में। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, जो अभी हमने साइंटिफिक टेक्निक पढ़े थे FW टेलर के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।